गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है साइकन की फिजियोलॉजी की बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम साइकन जो एनिमल जिसकी अपन लास्ट 2-3 वीडियोस मैंने इसके बनाए थे, जिसमें कैनाल सिस्टम की हमने बात की थी साइकन के, इसकी आउटर स्ट्रक्चर जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, हैबिटेट की बात की थी, कैसा दिखता है, कौन कौन सी इसमें सेल्स मिलती हैं, किस तरीके से स्पेसिफिक हैं, क्या क्या इसमें सेलिएंट फीचर हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में अपन बात करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो आज हम इसमें साइकन की जो फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से शोषण करता है, रेस्पिरेशन कैसे, ये एक्सक्रीशन करता है, उत्सर्जन कैसे होता है इसमें, वाटर सर्कुलेशन के लिए तो मैंने आपको कैनाल सिस्टम पढ़ाया ही था, है ना। साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम, किस तरीके से वाटर एंटर होता है और कैसे बॉडी से बाहर निकलता है अलग अलग कैनाल्स में से होकर के। वाटर सर्कुलेशन भी इसका एक फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर अपन इसकी आज टॉपिक के अंदर बात करेंगे, है ना। जैसे आपको बताया कि इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है इसमें, है ना, डाइजेशन, न्यूट्रिशन ये कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होगा, शोषण कैसे होगा, है ना, नर्वस सिस्टम इसका किस तरह का है। तो ये सभी बातें अपन इस वीडियो के अंदर पूरी इसकी फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे कि किस तरह का ये एनिमल बिहेव करता है या किस तरीके से ये जीवित रह पाता है अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले साइकन के फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपन सबसे पहले इसकी बात करेंगे साइकन में लोकोमोशन की। पहला पॉइंट मैं लेता हूं लोकोमोशन, यानी कि गति, मूवमेंट, किस तरीके से जंतु जो है मूव करता है। लोकोमोशन क्वालिटी इसमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अधिकतर आपको पता है कि पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, पोरीफेरा संघ के अंदर जो ये साइकन आता है, इसके अधिकतर मेंबर किस तरीके के होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब है एक स्थान पर सबस्ट्रेटम से चिपके हुए पाए जाते हैं, या तो चट्टान से या जो समुद्र का पैंदा होता है रेत से या किसी भी आधार भाग से ये चिपके हुए पाए जा सकते हैं अधिकतर स्पंज। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें लोकोमोशन का जो गुण है, गति का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला, ये न के बराबर होता है। मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, लोकोमोशन इसमें एब्सेंट होता है अधिकतर स्पंज के अंदर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें मूवमेंट देखी गई है, और वो मूवमेंट किसके थ्रू होती है, इसके अंदर सेल्स होती हैं मेसेनकाइम के अंदर, एमीबॉइड सेल्स के थ्रू इसमें मूवमेंट होता है। बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही कम कह सकते हैं हम उसको। पर्टिकुलर दूसरे जंतुओं की तरह हम ये नहीं मान सकते कि ये एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर गति करता हो। तो इसका मतलब कि लोकोमोशन या मूवमेंट इसमें वैसे तो एब्सेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम देखा गया है, और वो किसके द्वारा होता है, बाय द अमीबॉइड सेल्स। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं लोकोमोशन मोस्टली एब्सेंट बिकॉज sponges are sessile or attached with substratum। ठीक है, सबस्ट्रेटम या आधार से, चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं, इसलिए इनमें गति नहीं पाई जाती अधिकतर स्पॉन्ज में। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें अगर गति पाई जाती है तो वो किसके द्वारा होती है। एक तो देखिए, इसके अंदर वाटर जब एंटर करता है तो हम जानते हैं कि इसकी पूरी बॉडी पोरस है, ओस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं सारे शरीर के ऊपर, है ना। तो ओस्टिया के सरफेस पर दूसरा जो बड़ा छिद्र होता है, जो स्पॉन्जोसिल कैविटी के द्वारा बाहर खुलता है, वो बड़ा छिद्र ऑस्कुलम कहलाता है। ऑस्कुलम के ऊपर भी कुछ सेल्स होती हैं, उनमें भी मूवमेंट वाला कैरेक्टर पाया जाता है। तो जिसकी वजह से स्पॉन्ज क्या है, हल्का सा क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसको मान लिया जाता है कि अपन ये गति कर रहा है। लिख सकते हैं हम मूवमेंट कैन बी नोटिस्ड बाय द एमीबॉइड सेल्स ऑफ मेसेनकाइम। मेसेनकाइम में पाई जाने वाली एमीबॉइड सेल्स के द्वारा मूवमेंट को नोटिस किया जाता है,
और ये क्या करती है कि जैसे स्पॉन्ज अमीबॉइड सेल जब मूवमेंट करती है, मूवमेंट की वजह से फिर ये थोड़ी सी आगे की तरफ खिसकती है, और आगे की तरफ खिसकने से क्या होती है, जो स्केलेटल मसल इसकी होती हैं स्पाइक्यूल्स, वो फिर उसको सहारा प्रदान करती है। तो ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे एमीबॉइड सेल की सहायता से खिसक सकता है, या मूवमेंट इसमें हल्का सा देखा जाता है। तो इसको कुछ वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तब बताया इस बात को, लेकिन टोटली लोकोमोशन देखा जाए तो इसमें अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता, और वो मोस्टली एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये स्थानबद्ध जंतु होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं एक पौधे की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ हमने बताया एमीबॉइड सेल्स के द्वारा मूवमेंट देखने को मिलता है। मेसेनकाइम्स के अलावा ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया सेल्स आर ऑल्सो मूवेबल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने लोकोमोशन के थ्रू बताया आपको कि ये जंतु ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी इसकी नहीं पाई जाती, प्रोटोजोआ संघ के जस्ट बाद आता है, और इसमें मूवमेंट ना के बराबर होता है अधिकतर के अंदर, क्योंकि ये स्थानों से चिपका हुआ पाया जाता है। दूसरी बात, अगर इसमें हल्का सा देखा गया है मूवमेंट, तो किसके द्वारा होता है, एमीबॉइड सेल्स के द्वारा होता है, मेसेनकाइम में पाई जाने वाली। दूसरा, ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया नामक जो छिद्र होते हैं, उनके ऊपर मायोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं, वो मसल्स होती हैं एक प्रकार की, उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑस्क्यूलम और ये कैसे होते हैं, ऑस्टिया फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वहाँ स्पंज क्या होता है, बड़ा छोटा हो सकता है ना, तो उसको मूवमेंट मान लिया जाता है। तो लोकोमोशन या मूवमेंट हमें ऑस्क्यूलम ऑस्टिया की मसल्स में देखने को मिलता है, दूसरा अमीबॉइड सेल्स में देखने को मिलता है। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये तो हमने बात की लोकोमोशन की, इसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। या देखिए, वाटर सर्कुलेशन तो मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको बता दूं ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। कैनाल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। वाटर सर्कुलेशन ये भी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है कि आपको पता है कि इसके शरीर में पानी जो है ऑस्टिया के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जो छिद्र पाए जाते हैं, और उस वाटर के अंदर ही क्या होते हैं, उस वाटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा ही ये क्या है, अपने शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, पूरा करता है। उसी के द्वारा वो श्वसन करता है पानी के द्वारा ही, और उसी के द्वारा उत्सर्जन करता है, या सभी प्रकार की अधिकतर एक्टिविटीज को ये पूरा करता है। तो वाटर सर्कुलेशन कैसे होगा, इसमें पानी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, ऑस्टिया के अंदर, ऑस्टिया के बाद वो कहाँ जाता है, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल के बाद वाटर कहाँ प्रवेश करेगा, प्रोसोपाइल पोर के द्वारा किसमें प्रवेश करेगा, रेडियल कैनाल में प्रवेश करेगा, और रेडियल कैनाल के द्वारा बाद में ये वाटर एपोपाइल पोर के द्वारा कहां प्रवेश कर जाएगा, एपोपाइल पोर के द्वारा स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर, जो इसकी मेन कैविटी है, और स्पॉन्जोसील के द्वारा बाद में ये बड़ा वाला जो छिद्र है इसके शरीर के बाहर पाया जा रहा है, ऑस्क्यूलम नामक छिद्र के द्वारा पानी शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से वाटर का सर्कुलेशन इसमें होता है, और इस पानी के साथ ही ये श्वसन उत्सर्जन जैसी सभी क्रियाओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये मैंने आपको कैनाल सिस्टम के द्वारा इसको विस्तार से बताया था, लेकिन यहाँ अपन ब्रीफली बात करेंगे इसकी, क्योंकि ये फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। चलिए, वाटर सर्कुलेशन के बाद हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, कि कैसे इसमें डाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है, कैसे करता है ये डाइजेशन। डाइजेशन की अपन बात करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए भोजन के कण जल धारा के साथ जो आए हैं, आपको पता है कि ये एक स्थान से चिपका हुआ पाया जाता है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करता, और जो जंतु मूवमेंट करते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जहाँ पे भोजन की एबंडेंस होती है वहाँ पर वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये पौधे की तरह एक जगह पे चिपका हुआ है। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, जो पानी इसके शरीर के छिद्रों के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी कि हम ऑस्टिया के द्वारा इसमें जो वाटर एंटर कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर वाटर के अंदर जो भोजन के कण आए हैं वो प्लैंकटॉन्स हो सकते हैं, जैसे डाइटम्स हैं, कुछ शैवाल हैं,
तो ये पानी के साथ जो भोजन के कण आए हैं उन्हीं को शरीर के अंदर ग्रहण करता है और उनका डाइजेशन करता है, जिससे इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं। तो चलिए हमारा तीसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना यानी इंजेक्शन से लेकर के बाद में भोजन का डाइजेशन होता है। आप जानते हैं पोषण, ये जो टर्म यूज की गई है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात की है कि डाइजेशन में और न्यूट्रिशन में फर्क है। न्यूट्रिशन जो पोषण होता है, इसका मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करने से लेकर के भोजन का इजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं जिसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद उसका क्या होता है, आपकी आहार नाल के अंदर क्या होता है, उसका बाद में डाइजेशन होता है। और पाचन के बाद पचे हुए पदार्थ का क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, उसको पूरे शरीर के साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, भेजा जाता है। और बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है, वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए तो न्यूट्रिशन इसमें कैसे होगा, देखिए इस जंतु के अंदर मैंने बताया कि जल धारा के साथ जो भोजन के कण प्रवेश करते हैं, चीफली कैसा होता है, देखिए ये बात करते हैं अपन। %80 ऑफ फूड पार्टिकल्स आर ऑर्गेनिक। इसका जो 80% भोजन होता है जलधारा के साथ, वो अधिकतर कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं या कार्बनिक पार्टिकल, छोटे कण होते हैं, है ना। और 20% हम मान सकते हैं, एक वैज्ञानिक ने बताया था, ये स्टडी की थी, है ना। तो उस वैज्ञानिक ने ये बात की कि उसने कहा कि जो भोजन इसके पानी के अंदर जो आता है, उस भोजन के अंदर 80% जो पार्टिकल होते हैं वो इसके ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कार्बनिक कण होते हैं 80%। और बाकी 20% में ये क्या लेता है, 20% में उसने बताया प्लैंक्टॉन्स लाइक डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स और इस तरह के जो छोटे प्लैंक्टॉन्स होते हैं, सूक्ष्म रूप से तैरने वाले, आपको मालूम है, वो 20% इसकी डाइट में होते हैं। तो भोजन के साथ जो वाटर के साथ जो भोज्य कण आ रहे हैं, उसमें इस तरह से ये क्या करता है, अधिकतर भोजन को ग्रहण करता है। अब क्या होता है कि ये हम जैसे हम बता रहे हैं, डाइजेशन इसमें कैसा होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों प्रकार का डाइजेशन इसमें पाया जाता है। देखिए अभी मैं बताता हूं, पर्टिकुलर डायग्राम बना करके हम समझाएंगे कैसे किस तरीके से हो रहा है इसमें डाइजेशन। तो इसमें दोनों तरह का डाइजेशन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें फूड वैक्यूल के अंदर जो भोज्यदानी बन जाती है, इसमें मुख्य कोशिका होती है कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट सेल क्या करती है, भोज्य पदार्थों को, ये जो फूड पार्टिकल्स या जो आप देख रहे हैं, इनको क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है। और ग्रहण करने के बाद, उसको इनगल्फ करने के बाद अंदर उसमें फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है कोइनोसाइट सेल में। और उसमें निर्माण होने के बाद फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है भोजन का, वो कहलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद इसका मतलब फूड वैक्यूल के अंदर जो भोजन डाइजेस्ट होता है, ये कुछ मात्रा में हो पाता है, फिर कंप्लीट डाइजेशन बाद में अमीबोसाइट सेल्स के अंदर होता है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। और पाचन पहले अम्लीय माध्यम में होता है और बाद में कैसा होता है, क्षारीय माध्यम के अंदर पूरा होता है। यहां चलिए हम बात करेंगे, देखिए कैसे कैसे हो रहा है। जैसा आपको बताया कि जल धारा के साथ जो भोजन के कण आएंगे, जल धारा के साथ जो भोजन के कण आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताया कि कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं, फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। और फ्लैजिलर मूवमेंट के कारण ये वाटर से आए हुए भोजन के कण को क्या कर लेते हैं, कॉलर सेल्स में मिलने वाले जो माइक्रोविलाई होते हैं, वो उसको फंसा लेते हैं, छेनी की तरह काम करते हैं और उसे फंसा लेते हैं। देखिए कैसे होता है ये प्रोसेस। हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू अपन बात करेंगे इसकी।
यहाँ हमने बनाया, चलिए कोइनोसाइट सेल बनाते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये इस तरीके से ये पाई जा रही है। यहाँ ठीक है, देखिए ये इसमें कोइनोसाइट सेल हम बना रहे हैं। कोइनोसाइट सेल के अंदर ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ ये है न्यूक्लियस। इस तरीके से देखिए, अभी बताते हैं आपको। इस तरह कोइनोसाइट सेल्स जुड़ी रहती हैं। एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखिए इसको समझ लेंगे आराम से। आपको पता है कोइनोसाइट सेल सबसे इंटरनल जो लेयर होती है, जिसको अपन कहते हैं कोइनोडर्म, उसमें पाई जाती हैं। इस तरीके से देखिए ये पाई जा रही हैं, और यहाँ ये इसमें इस तरीके का क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा ये हमें दिख रही है फूड वैक्यूल। ठीक है, और ये है इसका बेसल ग्रैन्यूल, जहां से ये फ्लैजिला निकलता है। ये क्या है, फ्लैजिला। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहां पे जब भोजन का पार्टिकल जब ग्रहण किया जाता है, तो ऐसे भोजन को यहां देखिए इस तरीके से ये फूड पार्टिकल, भोजन का कण जो है, ये कौन सी सेल्स हैं, कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा क्या होता है, इनगल्फ कर लिया जाता है या ग्रहण कर लिया जाता है। फिर अंदर जब ये जाता है, इनगल्फ होने के बाद में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हम इस तरीके से बना लेते हैं एक बार। ये देखिए ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, या बेसल ग्रैन्यूल कह रहे हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट। ये केंद्रक है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये जो पाया जा रहा है क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ये साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, और नीचे यहां देखिए इस तरीके से कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ये नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में आपको इस प्रकार से एमीबॉइड सेल्स नजर आएंगी। कौन सी सेल्स हैं ये, अमीबा के आकार की, जो अनियमित आकार की होती है, उनको अपन एमीबॉइड सेल्स कहते हैं। ये इस तरीके से अरेंज पाई जाती हैं एमीबॉइड सेल्स, और ये इसमें घूमती रहती हैं। यहाँ देखिए अपन बना लेते हैं, और ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल से अमीबॉइड सेल्स अटैच हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ
बीच बीच में आपको पता है अमीबॉइड सेल के अलावा जो मेसेनकाइम होता है उसमें क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कंटिकाएं प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है मोनो एक्सोन और ट्राई एक्सोन प्रकार की कंटिकाएं इनमें पाई जाती हैं, है ना। इस तरीके से देखिए अरेंजमेंट इसका पाया जाता है। इस तरीके से कंटिकाएं, और लास्ट वाली जो लेयर होती है उसको अपन कहते हैं क्या, जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है उसको अपन कहते हैं पिनेकोडर्म। तो यहां हम बना लेते हैं ये पिनेकोडर्म है। पिनेकोडर्म की सेल्स कैसी होती हैं आपको पता है, इस तरह की, देखिए पिनेकोडर्म की सेल्स हैं, यानी पिनेकोसाइट्स। क्या है ये, पिनेकोसाइट्स। और ये पूरा जो स्तर है इसको अपन कहते हैं, जैसा हम पढ़ के आए हैं पहले भी, और ये बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारा भाग, ये क्या है, मेसेनकाइम। चलिए ये हमारी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, हमें ये पता चल गया ये वाला कौन सा है, ये सबसे अंदर का स्तर है जिसको हम कहते हैं कोइनोडर्म। और ये वाला कौन सा स्तर है जिसको हम कहते हैं मेसेनकाइम, बीच का भाग है जो। और सबसे नीचे वाला जो स्तर है इसको अपन क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है। और इसमें अंदर की तरफ कोइनोडर्म में जो सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स। क्या कहते हैं, कोइनोसाइट सेल। आपको मालूम है कोइनोसाइट सेल ही इसमें भोजन को डाइजेस्ट करने का या न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस के अंदर मदद करती है। ये जो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा पानी जो इनकरेंट इसमें रेडियल कैनाल में प्रेजेंट है, उस पानी के अंदर जो भोजन के कण हैं वो सीलिया के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा इसकी यहाँ पे आ जाते हैं कोलर सेल्स के अंदर। और कोलर सेल्स में आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ इसका जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं उसमें इसको भोजन के कण को क्या कर लिया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनगल्फ फूड पार्टिकल। ये भोजन के कण को इन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद आपको पता है ये सॉलिड रूप में जब इसको ले रहे हैं अपन, जैसे फैगोसाइटोसिस मूवमेंट होता है ना, भक्षकाणु को जैसे लेते हैं फैगोसाइटोसिस, तो सॉलिड मटेरियल को इस तरीके से फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ग्रहण कर लिया जाता है। और अंदर ग्रहण करने के बाद आप देख रहे हैं कि फिर बाद में इसमें फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, भोजन धानी का निर्माण हो जाता है ना। तो भोजन धानी का निर्माण होने के बाद ये देखिए फिर बाद में ये क्या होता है, भोजन धानी जो होती है इसके अंदर डाइजेशन होता है। पहले तो अम्लीय माध्यम में होता है और बाद में क्षारीय माध्यम के अंदर होता है। तो डाइजेशन होने के बाद फूड वैक्यूल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। कोइनोसाइट सेल्स में देखिए अपन एक बार, ये फ्लैजिला है और ये सेल्स कौन सी कहला रही हैं, कोलर सेल्स। और कोलर सेल्स के बाद ये नीचे आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है इसका, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये केंद्रक है। केंद्रक के अलावा आपको ये फूड वैक्यूल दिखाई दे रही है। और ये फूड वैक्यूल से अमीबॉइड सेल्स क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। कौन सी सेल्स हैं, अमीबॉइड सेल्स। एमीबॉइड सेल अटैच हो जाती हैं और बाद में डाइजेशन जो है, कंप्लीट डाइजेशन इन एमीबॉइड सेल्स के अंदर होता है। ये देखिए फूड वैक्यूल जो है नीचे की तरफ जाकर के जब अपने आधार पे आ जाती है, कोइनोसाइट सेल के आधार पे आ जाती है, और आधार पे आने के बाद इससे एमीबॉइड सेल जो मेसेनकाइम में वो चिपक जाती है और इसके फूड मटेरियल को, डाइजेस्टेड को इसके अंदर भेज दिया जाता है। फिर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, एमीबॉइड सेल्स के अंदर होता है। फिर एमीबॉइड सेल्स आपको पता है ये मेसेनकाइम के अंदर घूमती रहती हैं और घूमते हुए ये पचे हुए सारे भोजन को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शरीर के अंदर, है ना। और फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ से स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर
बाहर की तरफ छोड़ देती है और फिर पानी के साथ जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसका शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये वाले डायग्राम से हम देख रहे हैं कि मेन काम किसका है न्यूट्रिशन के अंदर, डाइजेशन में किसका काम है, कोइनोसाइट सेल्स का है। तो कोइनोसाइट सेल्स ने पहले भोजन के पार्टिकल को ग्रहण किया, फिर फूड वैक्यूल बनी, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हुआ, आंशिक रूप से डाइजेशन हुआ और फिर इसने भोजन को, पचे हुए आंशिक भोजन को किस में ट्रांसफर कर दिया, अमीबॉइड सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। अमीबॉइड सेल्स में कंप्लीट डाइजेशन हुआ और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अमीबॉइड सेल्स ने घूमते हुए सारे शरीर के साइटोप्लाज्म में भोजन को क्या कर दिया, वितरित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस जंतु के अंदर साइकन में भोजन का डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार से पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें पहले मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है और बाद में क्षारीय होता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि 80% जो पानी के अंदर जो भोजन होता है इसका, वो कार्बनिक कणों के रूप में ग्रहण करता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल, और 20% डायटम्स या प्लैंक्टॉन्स के रूप में ग्रहण करता है। तो चलिए, हमने ये न्यूट्रिशन की बात की इसके, और अब इसके अपन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कैसे होता है इस जंतु में, हम जानते हैं कि विशेष रूप से कोई अंग नहीं पाए जाते, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है इसकी, द्विस्तरीय शरीर होता है, 2 जर्म लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। इसलिए इस एनिमल के अंदर जो है हमें स्पेसिफिक कोई चीज विशेष प्रकार का हमारी तरह श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, ना ही कोई लंग्स वगैरह या किसी प्रकार के गिल्स या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, क्योंकि ये सिंपल 2 जर्म लेयर का बना हुआ है। बाहर की तरफ इसमें पिनेकोडर्म है, अंदर की तरफ कोइनोडर्म है, अंदर से पूरा खाली है, अंगों का निर्माण अभी इसमें हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, इसलिए इसमें श्वसन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते। तो फिर ये श्वसन करता कैसे है, चलिए इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल पॉइंट है रेस्पिरेशन। तो श्वसन के लिए मैंने बताया विशेष अंग नहीं पाए जाते, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। शरीर के अंदर जो पानी इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुल करके आई है, उसी ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्व कर लेता है डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेता है। और इसी प्रकार से जो इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो बाहर जाने वाले पानी के साथ निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से श्वसन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के द्वारा ही करता है, डिफ्यूजन मेथड से। तो हम कह सकते हैं respiration takes place by body surface or body surface by diffusion method, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पानी जो आया है बॉडी के अंदर, उसमें डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या करता है, विसरण विधि के द्वारा उसको ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, आए हुए पानी को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है जो बाहर पानी जा रहा है ऑस्कुलम के द्वारा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन के लिए स्पेशली पानी जो अंदर शरीर के अंदर आ रहा है वो ही जिम्मेदार है, अलग से कोई अंग इसमें नहीं पाया जाता। और जो इसकी बॉडी है वही बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है सीधे ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये हमने इसके रेस्पिरेशन की बात की, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कोई अंग नहीं बना श्वसन के लिए, इसलिए हम इसको श्वसन के बाद हम लेते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। देखिए, उत्सर्जन के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते, और ये जंतु हम जानते हैं अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है ना। तो अमीनोटैलिक भी इसको कह सकते हैं। और अमोनिया जो इसकी बॉडी से निकल रही है, वो अमोनिया जो है वो इसकी बॉडी के अंदर जो पानी बाहर जा रहा है, अंदर कहाँ से प्रवेश किया था, ऑस्टिया के द्वारा, छिद्र से, और फिर ऑस्कुलम के द्वारा जो बड़े वाले छिद्र से शरीर से जो पानी बाहर निकल रहा है, उस पानी के द्वारा अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष हमारी तरह कोई किडनी या कोई अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत छोटा जंतु है, इसमें अभी अंगों का निर्माण नहीं हुआ। तो इसलिए जो पानी शरीर में प्रवेश कर रहा है और निकल रहा है, उसी के लिए उत्सर्जन भी प्रोसेस उसी पानी के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा ही होता है। तो हम कह सकते हैं
एक्सक्रेशन बाय वाटर करंट going outside the body by osculum pore, ऑस्क्यूलम नामक छिद्र के द्वारा बाहर जाने वाले वाटर के साथ उत्सर्जन का प्रोसेस होता है। और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? अमोनिया के द्वारा। अमोनिया एक्सक्रेटेड थ्रू वाटर। शरीर के द्वारा जो है अमोनिया मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है और उसको पानी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष कोई अंग नहीं पाया जाता, पानी के द्वारा ही ये अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल देता है और यही इसमें उत्सर्जी पदार्थ है जो शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनता है। इस तरह से हमारा जो लास्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का, उसके हम बात कर रहे हैं, वो है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र वेल डेवलप नहीं होता इसमें, हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं है क्योंकि बना ही नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि सिलेंट्रेटा के संघों के अंदर, सिलेंट्रेटा जो संघ है उसमें सबसे पहले इसको देखा गया, किसे? नर्वस सिस्टम को, सिलेंट्रेटा के संघ में। तो ये सिलेंट्रेटा से पहले आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा का सदस्य साइकन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अभी तंत्रिका तंत्र नहीं बना। तो ये फिर इसमें जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या उद्दीपन शो करता है किसी प्रकार का, किसी तरह का मूवमेंट या कुछ इसमें देखने को मिलता है? जब तंत्रिका तंत्र नहीं है तो ये कोई रिएक्शन देता है या नहीं देता? तो ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि स्पेशली जो इसका बाहर बड़ा वाला जो छिद्र है ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम जो होते हैं उनमें मायोसाइट सेल्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का जो गुण पाया जाता है, उन्होंने देखा कि जब स्पंज को बाहर निकाला जाता है तो स्पंज क्या है, आकार में छोटा बड़ा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि क्या जब इनमें तंत्रिका तंत्री नहीं है तो ये इस प्रकार का उद्दीपन क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि हर प्रकार के स्टिमुलेशन के लिए या रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है? नर्वस सिस्टम। तो उन्होंने इसको ये कहा कि इसमें नर्वस सिस्टम जो है स्पेसिफिक नहीं पाया जा रहा शरीर में कहीं पे भी, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि ये भी इसमें प्रेजेंट या बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन वो किसके कारण होता है? मायोसाइट सेल्स के कारण वो देखने को मिलता है। ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के मूवमेंट के कारण हमें इस प्रकार का उद्दीपन शो करता है। लेकिन हम सीधे शब्दों में कहें, संक्षेप में, तो नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं पाया जाता, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, तंत्रिकाएं मुख्य रूप से एब्सेंट होती हैं। ठीक है। और कुछ जो कैरेक्टर हैं इसमें एमीबॉइड सेल्स के अंदर भी देखे जाते हैं, तो उसको कह दिया जाता है कि ये इस प्रकार से रेस्पॉन्स शो करता है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं मोटे तौर पे नर्वस सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट, but amoebocytes and osculum myocytes show responses to stimuli। उद्दीपन के प्रति जो है रेस्पॉन्स इनके द्वारा शो होता है, एमीबॉइड सेल्स के द्वारा और ऑस्क्यूलम के द्वारा, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इस प्रकार से उद्दीपन शो करता है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हमने आज देखा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जंतु नहीं है, तो इसमें साधारण प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, है ना। तो शरीर की जो बाह्य सतह है उसी के द्वारा, और जो पानी इसके शरीर में प्रवेश कर रहा है बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी में, उस पानी से ये न्यूट्रिशन भी करता है, उस पानी से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, है ना, सारे कार्य जो है उसी के द्वारा संपन्न हो रहे हैं बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाले पानी से। तो हम कह सकते हैं कि जंतु ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है एकदम सिंपल है। सो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा
साइकन की फिजियोलॉजी की हमने बात की। एक रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक अलग लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। रिप्रोडक्शन मैंने आपको इसको लिए नहीं बताया क्योंकि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद।